हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल है भाई? बढ़िया। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था वॉन फैक्टर और ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में, क्लियर है ना। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाने के लिए हमने एक कंटेनर लिया और कंटेनर में हमने रखा है कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन और डायल्यूटेड सॉल्यूशन, क्लियर है ना। और बीच में हमने क्या लगा दिया है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब आपको मालूम है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस में स्पॉन्टेनियसली क्या होता है, डायल्यूट सॉल्यूशन से फ्लो किधर की तरफ होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, क्लियर है ना। और जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है भाई? सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही अपने थ्रू पास होने देता है, क्लियर है ना। तो जब यहाँ पर डायल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो फ्लो होगा तो यहाँ पे हमने मासलेस पिस्टन रख दिया है, क्लियर है ना। तो जब ये पार्टिकल इधर जाएंगे तो ये क्या होगा? इधर प्रेशर राइज कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? पिस्टन ऊपर उठेगा, क्लियर है ना। अब उस पिस्टन को अगर हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल प्रेशर बिल्कुल उसको इक्वल लगाना पड़ेगा। आई की नहीं बात समझ में? ठीक है, जैसे मान लो कि इधर से कितना प्रेशर लग रहा है मुझे नहीं मालूम है, आई की नहीं बात समझ में? क्लियर है ना। लेकिन जितना भी प्रेशर लग रहा है जिस वजह से पिस्टन ऊपर उठ रहा है, अगर वो पिस्टन कांस्टेंट रखने के लिए हमने एक्सटर्नल प्रेशर अगर जो लगा रहे हैं वो क्या कहलाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा, क्लियर है ना। तो इसके लिए हमने यहां पे क्या लिखा है कि इफ प्रेशर अप्लाइड ऑन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तो ऑस्मोटिक रिटार्ड्स। कैसे? जैसे मान लो कि यहां पे क्या हो रहा है, अभी हमने कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है, जिसकी वजह से पिस्टन क्या हो रहा है? पिस्टन की हाइट बढ़ रही है, क्लियर है ना। अब जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, आई की नहीं बात समझते, पिस्टन कांस्टेंट होगा तो इधर से भी प्रेशर लग रहा है और इधर से भी प्रेशर लगेगा, यानी कि जो मॉलिक्यूल का जो फ्लो है थोड़ा क्या हो जाएगा? उनमें कमी आ जाएगी। इसलिए हमने क्या बोला है कि ऑस्मोसिस रिटार्ड्स, क्लियर है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इसके लिए हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि एट प्रेशर इफ ऑस्मोसिस स्टॉप देन इट्स कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ऐसा प्रेशर, क्लियर है ना, जिस पे क्या हो? ऑस्मोसिस क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए तो क्या कहलाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट किससे करते हैं? पाई से, क्लियर है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट किससे करते हैं? पाई से। और एक्सटर्नल प्रेशर हमने क्या लगा दिया? पी। तो अगर पी किसके इक्वल हो गया? पाई के, तो ये क्या कहलाएगा भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। ओके, तो ये क्या है भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। आई की नहीं बात समझ? वाटर प्यूरिफायर जो अपना आरओ होता है। अब यहां पर कहानी क्या है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर पी ऑस्मोसिस प्रेशर पाई के इक्वल हो गया तो वहां पे क्या हो जाएगा? आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, क्लियर है ना। अब यहां पर कहानी क्या है कि हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर पी है वो क्या है? ग्रेटर है किससे? पाई से, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर पी है अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये होगा कि मान लो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो इसमें से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इधर स्पॉन्टेनियसली क्या हो गए? पास कर गए। तो जब मॉलिक्यूल डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जा सकते हैं तो कंसंट्रेशन से कंसंट्रेटेड से डाइल्यूटेड की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा कि ऑस्मोसिस में क्या होता है? स्पॉन्टेनियसली, यानी कि स्वतः खुद से जाते हैं, और यहाँ पे क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसे? हमें प्रेशर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। आई की नहीं बस हम, जैसे हम प्रेशर एक्स्ट्रा लगाएंगे तो ऑस्मोसिस में क्या होगा? डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ। लेकिन यहाँ पर जब प्रेशर हम एक्स्ट्रा लगाएंगे तो क्या होगा? कंसंट्रेटेड से डाइल्यूटेड की तरफ। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ इसी फीचर पे काम करता है। जैसे हम यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ से क्या होंगे भाई? डाइल्यूट की तरफ क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा। तो उसके लिए जैसे आरओ में क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होता है, क्लियर है ना। मेम्ब्रेन मोस्टली ये जो आपका होता है वह किससे बना होता है? सेलुलोज एसीटेट से। सेलुलोज एसीटेट से पॉलीमर होते हैं, क्लियर है कि नहीं। अब कहानी क्या होता है कि हमें चाहिए मेम्ब्रेन, क्लियर है ना, जिस वजह से क्या सॉल्यूट और बाकी जो आपके पार्टिकल्स हैं उनका फ्लो हो सके। और दूसरा क्या होता है? पंप। आरओ में तो पंप क्या करेगा? एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगा। अब एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगा तो क्या होगा? सिर्फ सॉल्वेंट का जो पार्टिकल है वो क्या करेंगे? मेम्ब्रेन के थ्रू पास होंगे, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल ही सिर्फ पास होंगे, या बाकी जो इंप्योरिटीज है क्या होंगे? इधर ही रुक जाएंगे। आई की नहीं बात समझ में? तो आरओ इसी फीचर पर काम करता है, जिसका अर्थ क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, अब यहां पे हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाने के लिए एक और केस ले लेते हैं हम। क्या? जैसे हमने समझ लिया कि पी पाई के इक्वल हो गया तो ऑस्मोसिस हो रहा है, वहां पे स्टॉप हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर है। यहाँ पे क्या है कि हमने प्योर वाटर ले लिया और यहाँ पे एक हमने कीप रख लिया मेम्ब्रेन सेट करके इसमें, क्लियर है ना। कीप के अंदर हमने रख दिया कॉन्संट्रेटेड सोल्यूशन और यहाँ पे हमने प्योर वाटर रख दिया। तो ऑस्मोसिस किसमें क्या होगा? प्योर वाटर किसमें जाएंगे? इस मेम्ब्रेन में जाएंगे, क्लियर है ना। अब क्या होगा? कुछ देर के बाद, जैसे ये प्योर वाटर है ना, तो प्योर वाटर में सॉल्वेंट का जो पार्टिकल है इसमें जाने लगेंगे, ठीक है ना। कुछ देर बाद क्या होगा कि जैसे इसमें प्रेशर बढ़ेगा तो इसकी हाइट क्या होगी? रेज होगी। और कुछ पर्टिकुलर हाइट जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आई की नहीं बात समझ में? तो जहां पे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है,
तो इस हाइट एच की वजह से, ठीक है ना, फोर्स कितना लगेगा इस कॉलम में? फोर्स लगेगा आपका mg, और प्रेशर P क्या होगा? प्रेशर P होगा रो जी एच। गैसियस स्टेट में ऑलरेडी हम लोग इसका स्टडी कर चुके हैं कि प्रेशर क्या होगा, रो जी एच। एक्चुअली में जो आपका प्रेशर है ना, एक्चुअली में जो आपका हाइट है वो कांस्टेंट क्यों हुआ, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, P क्या हो गया, पाई के इक्वल हो गया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। देखो क्या होता है कि यहाँ पे ना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। जैसे मान लो कि कुछ टाइम तक क्या होंगे, यहाँ पे प्योर वाटर के जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है इसके अंदर जाएंगे, और फिर क्या होंगे, जिस रेट से जाएंगे ना उसी रेट से क्या होंगे, फिर वापस आने लगेंगे। आई की नहीं बात समझ में? तो उस केस में क्या हो जाएगा, P पाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है वो हम देख लेते हैं। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है मैं अभी आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करेगा भाई मोलरिटी पे, क्योंकि फ्लो उसका डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ हो रहा है। आई की नहीं बात समझ में? और टेम्परेचर पे क्यों करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम क्या होगा, मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो भी क्या करेगा, फ्लो को अफेक्टेड करेगा। तो जो आपका पाई वो किस पे डिपेंड करेगा भाई, सी पे भी और टी पे भी करेगा। तो यानी कि यहां से जो आपका पाई है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी हो जाएगा, और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। दोनों को एक साथ हम लिखें तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, सी टी। प्रोपोर्शन का साइन जब हटेगा तो पाई इक्वल में क्या हो जाएगा, सी एस टी। क्लियर है नहीं? अब यहाँ पे एस क्या है, आइडियल सॉल्यूशन का कांस्टेंट है। एस क्या है, आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट, आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट, जिससे हम किसे डिनोट करते हैं, आर से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे पाई बराबर क्या हो जाएगा, सी आर टी। क्लियर है ना, सी कंसंट्रेशन, टी टेम्परेचर, और आर क्या है, कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है कि जैसे मान लो आप कॉन्सेंट्रेशन सी बराबर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन सी इक्वल में क्या होता है, एन बाई वी। क्लियर है ना। तो यहां से आपने क्या लिखा है, पाई इक्वल में सी आर टी, पाई पी के इक्वल है, तो पी बराबर आप क्या लिख देंगे, सी आर टी। ठीक है ना। और पी इक्वल में आप क्या लिख सकते हैं, एन बाई वी आर टी। क्लियर है। अब कंडीशन क्या है कि हम ऐसा लिख सकते हैं, पाई इक्वल में, बुकों में ऐसा दिया है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, एन ऑब्जर्व आर टी बाई वी। क्लियर है ना। तो यहाँ पे पाई क्या है, ऑब्जर्व। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उसमें हमें क्या मिलता है, एन ऑब्जर्व नहीं मिलता है, मुझे तो मिलेगा एन थ्योरेटिकल। तो आप याद करो, मैंने बोला था ना कि वन ऑफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप याद करो क्या होता है, एन ऑब्जर्व इक्वल में क्या हो जाएगा, आई इंटू एन थ्योरेटिकल। बताओ यहाँ पे एन ऑब्जर्व इक्वल में क्या होगा, आई इंटू एन थ्योरेटिकल। अब आई आपको मालूम ही होगा, तो आप क्या करोगे, एन थ्योरेटिकल आपको मालूम ही है, तो आई और एन थ्योरेटिकल का वैल्यू आपको पता है, तो यहां से कैलकुलेट करके आप एन ऑब्जर्व निकाल लेंगे, और एन ऑब्जर्व आपको आ जाएगा तो यहां से पाई ऑब्जर्व भी आ जाएगा। क्लियर है ना। तो ये चीजें आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।